हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये आज की क्लास का टॉपिक है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता आदि सभी टॉपिकों पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके बाद कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को, यानी ये भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कब नियुक्त कर सकता है? जब ऐसा हो, नंबर 1, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और वह संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसा करता है? वह संविधान के, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत इस तरह से कर सकता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कब नियुक्त कर सकता है? जब नंबर 1, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो। नंबर दो पर अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, यानी जब अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। किसका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। नंबर तीन पर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, यानी जब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों या अपने कर्तव्यों का निर्वहन में असमर्थ हो, तो भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है। यानी इन 3 आधारों पर किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जा सकता है। इसके बाद तदर्थ न्यायाधीश। भारत के संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत? संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। जब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह प्रतीत हो कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं है, संख्या पूरी नहीं है तथा कार्य की अधिकता है, तो इन बातों को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा करने से पहले उसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी तथा जिस न्यायालय के न्यायाधीश को वह तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करना चाहता है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी उसे स्वीकृति लेनी होगी। जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे उसी तरह के भत्ते और विशेष अधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। यानी जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है तो वह न्यायाधीश उन्हीं सुविधाओं का, उन्हीं विशेष अधिकारों का प्रयोग करता है। उसे वे सुविधाएं और विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो सुविधाएं और विशेष अधिकार उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त होती हैं। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उल्लेख भी संविधान के, यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उल्लेख भी संविधान के अनुच्छेद 128 में किया गया है। किस में किया गया है? 128 में किया गया है। और उसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या मंजूरी लेकर वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी उच्चतम न्यायालय में रख सकता है।
ऐसा करने से पहले उसे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेने के साथ साथ जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है या जिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना है उसकी स्वीकृति लेना भी आवश्यक होता है, यानी उस न्यायाधीश की स्वीकृति भी लेनी होती है। और जब वह न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है तो उसे वही वेतन, भत्ते, सुविधाएं और विशेष अधिकार दिए जाते हैं जिस तरह के वेतन, भत्ते, सुविधाएं और विशेष अधिकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिए जाते हैं। यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी वही विशेष अधिकार या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय का स्थान, इसके बाद उच्चतम न्यायालय का स्थान तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में या उच्चतम न्यायालय के आसन के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा। वैसे उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में उच्चतम न्यायालय स्थित है। परंतु उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर, राष्ट्रपति से परमिशन लेकर इसकी बैठकें कहीं अन्यत्र या कहीं दूसरी जगह भी कर सकता है। कहीं दूसरी जगह उसकी बैठकें की जा सकती हैं। ऐसा करने से पहले भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी, तब ऐसा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया और उसके संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। यानी क्या करने का अधिकार है? नियम बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में नियम विनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है। यानी न्यायालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा इस काम पर लगाए गए किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों या पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में नियम विनियम बनाने का अधिकार किसका है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है। उच्चतम न्यायालय को कहीं ऐसा लगे कि उसकी मानहानि हो रही है, कोई उसके निर्णयों को स्वीकार करने में आनाकानी कर रहा है या उच्चतम न्यायालय की अवमानना की जा रही है, तो उच्चतम न्यायालय इस संबंध में भी नियम विनियम बना सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय निर्णय खुले में दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय का निर्णय बहुमत से घोषित किया जाता है। यानी उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिया जाता है तो बहुमत के आधार पर दिया जाता है। यदि संविधान से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है या कोई संवैधानिक प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उस पर संवैधानिक पीठ गठित की जाती है। न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ गठित की जाती है, उस प्रश्न या संवैधानिक विषय के संदर्भ में अपना निर्णय देती है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। यानी कौन कौन से प्रावधान उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत है। वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना उसका कार्य होता है तथा संविधान की व्याख्या करना भी उसका कार्य है। वह संविधान का आधिकारिक व्याख्याता है और संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी भी उच्चतम न्यायालय को दी गई है। यदि उच्चतम न्यायालय अपने कार्य को करने में स्वतंत्र है तो तभी वह निष्पक्ष न्याय दे सकता है, तभी वह अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता के साथ निर्वहन कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने निर्णय दे सके, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। तो यहां पर हम इनका उल्लेख करते हैं। नंबर 1, नियुक्ति का तरीका, यानी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कैबिनेट की सलाह पर कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक रूप से नहीं होती है, यानी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हैं, या राजनीतिक रूप से उनकी नियुक्ति नहीं होती है। न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का तरीका राजनीतिक नहीं है, उसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इससे उनकी स्वतंत्रता बनाकर रखी जा सकती है। नंबर 2, कार्यकाल की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है।
एक बार भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर देता है, भारत का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उसे उसके पद से नहीं हटा सकता। उसे पद से हटाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उस निश्चित प्रक्रिया से गुजरे बिना उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। नंबर 3, निश्चित सेवा शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें निश्चित की गई है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को निश्चित कौन करता है? भारत की संसद। यानी भारत की संसद ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों को निश्चित करती है। तो उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अलाभकारी परिवर्तन, यानी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि उनकी सेवा शर्तों में इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नुकसान हो, हानि उठानी पड़े। इसके बाद नंबर 4, संचित निधि से व्यय, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में जो व्यय किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है, न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है, उन्हें पेंशन दी जाती है, वेतन पेंशन तथा अन्य भत्ते दिए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और इनमें भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत की संचित निधि के संबंध में संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। यानी भारत की संचित निधि को लेकर संसद में क्या नहीं किया जा सकता? मतदान नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की संचित निधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, पेंशन और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, भत्ते दिए जाते हैं, जिनको उनके कार्यकाल में बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। कम केवल कब किया जा सकता है? जब देश में संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। यानी संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल यदि लागू हो जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं को कम किया जा सकता है, अन्यथा उनको कम नहीं किया जा सकता है। नंबर 5, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर कहीं भी खुले रूप में किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हो सकती। संसद में केवल उन्हें उनके पद से हटाने के संदर्भ में ही या संबंध में ही बहस की जा सकती है। जब उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग के प्रस्ताव पर ही बहस की जा सकती है, अन्यथा न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी तरह की कोई बहस नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यदि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद वे किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते हैं। उनकी वकालत करने पर क्या लगाई हुई है? रोक लगाई हुई है, यानी वकालत करने पर रोक लगाई हुई है। और इस तरह का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) में, यानी 124(7) में इस तरह का प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद वह कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता, यानी उसे वकालत करने की मनाही की गई है, वकालत करने की अनुमति उसे नहीं है। इसके बाद नंबर 7 पर अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, यानी अपनी अवमानना पर यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था उच्चतम न्यायालय की अवमानना करता है तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार है, उच्चतम न्यायालय को संविधान के द्वारा ये शक्ति दी गई है कि अपनी अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित करे या अपनी अवमानना करने वाले संस्था को दंडित करे। इस आशय का एक उदाहरण 1953 में देखने को मिला था कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के द्वारा उच्चतम न्यायालय की अवमानना में एक लेख लिखा गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए अखबार के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक, यानी एडिटर, प्रिंटर और पब्लिशर तीनों के खिलाफ ही कार्रवाई की थी। यानी उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति दी गई है। नंबर 8 पर अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। उच्चतम न्यायालय को अपना स्टाफ, यानी अधिकारी और पदाधिकारी, उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी जो उसमें स्टाफ काम करता है, स्टाफ की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालय को है। यानी उच्चतम न्यायालय को अपना स्टाफ नियुक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। नंबर 9, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। यानी उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में
उच्चतम न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन में यानी उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को किसी प्रकार से कम नहीं किया जा सकता, उसमें कटौती नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। किसके पास? यानी उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र के संदर्भ में या संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। तो भारत की संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती, उसको क्या कर सकती है? उसको बढ़ा सकती है। यानी संसद, भारत की संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को बढ़ा तो सकती है लेकिन उसमें कटौती नहीं कर सकती। यानी संसद उसे बढ़ा सकती है परंतु कटौती नहीं कर सकती है, उसे कम नहीं कर सकती या कटौती नहीं कर सकती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं उच्चतम न्यायालय के संबंध में इस क्लास में बताई गई ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।